नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान एंड जीके में। आज मैं आपको करवाऊंगी क्रिया। शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे। मोहन खाना खा रहा है, तो इसमें क्या है? खा रहा क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है ये क्रिया है। बस चल रही है, चल रही है। रेखा खेल रही है। तो परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो शब्द क्रिया होते हैं। अब इसमें कुछ शब्द हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जैसे धातु। सबसे पहले है धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, जा, पी, चल, ये सब धातु हैं। तो इस धातु में क्रिया कैसे बनेगी? क्रिया का सामान्य रूप कैसे प्राप्त होगा हमें? तो धातु में जैसे ही हम ना प्रत्यय लगाएंगे, धातु यानी जैसे खा धातु है तो उसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा, यानी वो हमें क्रिया शब्द प्राप्त हो जाएगा। जैसे खा हमने लगाया प्रत्यय ना तो खाना, पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना लिखना, चल प्लस ना बराबर चलना। तो अगर हमसे ये पूछ ले पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए कि खाना शब्द है तो इसमें धातु क्या है, तो धातु क्या है? इसमें खा है। क्यों? क्योंकि इसमें ना प्रत्यय जुड़ने से ये क्रियापद बना है। तो इस प्रकार धातु और प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में आता है क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के भेद अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। एक तो सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले अपने समझेंगे सकर्मक क्रिया को कि सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े। ध्यान से देखो, इसको समझने की जरूरत है कि जिस क्रिया के कार्य का फल जो है ना कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म आवश्यक होता है। अब कर्म आवश्यक होता है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्म होता क्या है। कर्म होता क्या है? तो कर्म होता है क्या, किसको, कैसे होता है, इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे बालक फल खाता है, तो बालक क्या है? कर्ता। बालक तो है कर्ता। फल खाता है तो खाता क्या है? क्रिया। ध्यान से समझेंगे। बालक फल खाता है तो बालक करता है और क्रिया हमारे पास खाता है। तो इसका प्रभाव बालक पर न पड़ के फल पे पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कर्म क्या है? फल। फल कैसे, इसका कैसे पता चलेगा कि ये कर्म है? तो जैसे हम बोलेंगे कि बालक क्या खाता है, इसका उत्तर क्या है? फल। तो हमारे पास फल क्या है? कर्म है। तो इसका प्रभाव, खाना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल पे, कर्ता पे नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। बालिका निबंध लिख रही है, तो बालिका क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। तो कर्म, ये हमारा कर्म है, और लिख रही है ये हमारी क्रिया है। राम दूध पी रहा है। राम क्या पी रहे हैं? दूध पी रहा है, और पी रहा है क्या है? क्रिया। और दूध क्या है? हमारा कर्म। तो इसमें कर्म है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया का जो फल जो है वो कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए ये हमारी सकर्मक क्रिया है। राधा खाना बना रही है। राधा क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो इस प्रकार ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। बालक फल खाता है, बालिका निबंध लिख रही है, राम दूध पी रहा है, राधा खाना बना रही है। उसके बाद में है अकर्मक क्रिया। इसको उदाहरण सहित अच्छे से समझेंगे। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता। सकर्मक में कर्म था, ठीक है, लेकिन अकर्मक में इसका विपरीत, इसमें कर्म नहीं होता। कर्म नहीं होता तथा उसके क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक में कर्म पर पड़ रहा था, इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा।
उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यही इसका मेन अंतर है। उदाहरण से समझेंगे। बालक हंसता है, बालक हंसता है, तो इसका हंस को रहा है, कौन रहा है? बालक। अब जैसे मान लो इसमें देखें कि हमें पता करना कि इसमें कर्म है कि नहीं, तो जैसे क्या और किसको, हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास वो कर्म होते हैं। तो देखते हैं इसमें आता है कि नहीं आता है। बालक क्या हंसता है, तो इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। टीना सोती है, बच्चा रोता है, कुत्ता भौंकता है, मोर नाचता है, राम दौड़ता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। उसके बाद में सकर्मक क्रिया के उपभेद। उपभेद दो माने गए हैं। एक तो है एक कर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जब हमारे पास क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, जैसे ये कर्म है, क्या है? एक तो है क्या और एक है किसको। अब जब या तो हमें क्या प्राप्त हो या किसको प्राप्त हो, तो क्या होता है? वो एक कर्मक। यानी इन दोनों में से ये दो कर्म है, हमें एक ही प्राप्त हो ना, तो वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। उदाहरण से समझेंगे। राम भोजन कर रहा है, तो कर रहा है, क्या कर रहा है? राम भोजन कर रहा है, तो एक कर्मक क्रिया हो गई। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक। बच्चा दूध पीता है, तो क्या है? बच्चा क्या पीता है? दूध। धोबी कपड़े धो रहा है, क्या धो रहा है? कपड़े। रीमा खाना पका रही है, क्या पका रही है? खाना। तो क्या का हमारे पास उत्तर आ रहा है? इसका मतलब इसमें एक कर्म है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। अब समझेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो। एक कर्म प्रयुक्त होता है तब तो एक कर्मक क्रिया, और इसमें जब दो कर्म हमें प्राप्त हो रहे हैं तो वो है द्विकर्मक क्रिया। कैसे? यानी क्या का उत्तर भी हमें मिलेगा और किसका भी उत्तर हमें मिलेगा। कैसे? अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल। किसको? छात्रों को। यानी द्विकर्मक क्रिया है। बस यही बेस्ट तरीका होता है कि हम क्या और किसका, इन दोनों को देखें कि इन दोनों का उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है तो द्विकर्मक है, अगर एक का उत्तर प्राप्त हो रहा है तो एक कर्मक है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ क्या पिलाती है? दूध। किसको पिलाती है? बच्चे को। मोहन ने राम को पत्र लिखा, तो क्या लिखा? पत्र। और किसको लिखा? राम को। तो ये हो गया। यानी एक कर्मक में एक कर्म प्राप्त होता है और द्विकर्मक में हमें क्या और किसको, दोनों के उत्तर प्राप्त होते हैं। उसके बाद में है प्रयोग व संरचना की दृष्टि से अन्य भेद। वो तो थे सकर्मक के उपभेद। अब इसमें प्रयोग व संरचना की दृष्टि से कुछ और भी भेद हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। पहले आता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। यानी जिसमें एक ही कर्म हो, जैसे महेंद्र जाता है, ठीक है, महेंद्र जाता है, राम पढ़ता है, इसमें एक ही क्रिया हो रही है, राम पढ़ता है। उसके बाद में दूसरी है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो उदाहरण से समझेंगे इसको ठीक से। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। अब चुका है और खाना ये दो चीजें हैं, यानी ये दो क्रियाएं हैं। एक तो वो खाना खाता है और एक चुकना, ये दो अलग अलग क्रियाएं हो गई, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। उसके बाद में जया ने खाना बना लिया, लिया और बना, ये दो क्रियाएं हो गई। तो इससे क्या हुआ है? दो संयुक्त क्रियाएं मिली हैं, दो क्रियाएं मिली और एक संयुक्त क्रिया का निर्माण किया है। तो इस प्रकार ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जब कर्ता जो है स्वयं ना करके किसी दूसरे को प्रेरणा से वो कार्य करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। उदाहरण से समझेंगे। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, मोहन स्वयं नहीं लिखता, सोहन से पत्र लिखवाता है, यानी वो प्रेरणा दे रहा है कि तुम ये पत्र लिखो, तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो गया। उसके बाद में है अज्ञार्थक या विधि क्रिया। अज्ञार्थक या विधि क्रिया।
इसमें क्या है, जिस क्रिया से आज्ञा, अनुमति व प्रार्थना आदि का बोध होता है, आज्ञा हो, अनुमति या प्रार्थना आदि का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक या विधि क्रिया कहते हैं। आज्ञार्थक या विधि क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें आज्ञा का, अनुमति और प्रार्थना का बोध होता है। जैसे ऊपर जाओ, ठीक है, हमें किसी को, छोटे बच्चों को जैसे आज्ञा देते हैं कि ऊपर जाओ, या कहते हैं पुस्तक पढ़ो, या हम उनको ये बताते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सारी की सारी आज्ञार्थक और विधि क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में है पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या होती है? किसी क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया आए, किसी क्रिया से पहले यदि अन्य क्रिया आए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात जहाँ एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरे कार्य किया जाए, यानी जब एक क्रिया समाप्त हो जाती है और उसके बाद में दूसरा कार्य किया जाए तो वह कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया। जो पहले वाली होती है वो, जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो इसमें कौन सी होगी पूर्वकालिक क्रिया? खाकर, क्योंकि वो खाना खाकर क्या हो गया? सो गया। तो ये खाकर जो है ना, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद में बेटा पाठ पढ़कर खेलो, तो ये पढ़कर हमारी पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न ऐसे ही आता है कि पूर्वकालिक क्रिया को, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो हमें जब वाक्य को देखते हैं तो जो इस क्रिया से पहले जो क्रिया होती है, दूसरी क्रिया से पहले, वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होता है। जैसे उसने पढ़कर विश्राम किया, ये विश्राम तो बाद में किया, लेकिन पहले उसने क्या किया था? पढ़कर। ये पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। के बाद में है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ, हाथ हमारी संज्ञा है तो हथियाना, मोटा से मुटाना, मोटा विशेषण है, अपना सर्वनाम है तो अपनाना। जैसे हाथ से क्या बना? हथियाना, मोटा से मुटाना, अपना से अपनाना। तो ये सारे के सारे नाम धातु क्रिया हैं। जैसे एक उदाहरण और लेंगे, मनोरमा बहुत बतियाती है। मनोरमा बहुत बतियाती है, तो यहाँ पे बात तो संज्ञा है और बतियाती है क्या बन गया? नाम धातु क्रिया। उसके बाद में कुछ और है, जैसे गरम से गरमाना, चमक से चमकाना, गुदगुदाना आदि। अब है कृदंत क्रिया। ये कृदंत क्रिया क्या है? वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं, यानी कोई क्रियापद है और उसके साथ कोई प्रत्यय लगाते हैं और उससे बनते हैं, तो उन्हें कृदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे चलना क्रिया है तो चलता, चलकर, और लिखना से लिखता, लिखकर आदि। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।